जय हिंद साथियों, मैं सुनील सनी। हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम देखिए काव्य की जो रीतियां हैं उनका जो टॉपिक है वो हम लेके आए हैं। उनका हम देखिए पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि काव्य में रीतियों का क्या महत्व है, इसके आचार्य कौन हैं। तो देखिए रीति, इसके आचार्य की अगर हम बात करें तो वो देखिए आचार्य वामन हैं। रीति शब्द का व्युत्पन्न अर्थ है मार्ग। कोश में रीति के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें हम देखिए क्या क्या कह सकते हैं। शैली, पंथ, विधि, प्रणाली, पद्धति आदि। साहित्य में देखिए रीति शब्द का अभिप्राय कवि अथवा लेखक की विशिष्ट शैली से लिया जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि रीति के अन्य और भी नाम हैं जिन्हें हम शैली, पंथ, विधि, प्रणाली, पद्धति आदि का देखिए साहित्य के अंदर यानी कि लेखक या कवियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। या एग्जाम में पूछा जाए कि रीति के प्रवर्तक कौन हैं तो वहाँ पे आचार्य वामन हैं, वो देखिए रीति के प्रवर्तक या प्रवर्तक माने जाते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करते समय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया है। काव्य की जो आत्मा है उसे किसे माना गया है। देखिए जिस प्रकार से हमारे शरीर में देखिए आत्मा का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से काव्य में रीति का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है, या इसकी आत्मा है, काव्य की आत्मा है वो रीति को ही मानी गई है। संस्कृत के काव्य शास्त्र यानी संस्कृत काव्य शास्त्र में देखिए यानी कि रीति के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं, यानी आचार्य वामन को माना गया है। आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है, तो आचार्य वामन ने यहाँ पर रीति की परिभाषा दी है। विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशिष्ट पद की जो रचना है वो रीति के माध्यम से की जाती है। ये किसने कहा? आचार्य वामन ने। अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। पुनः विशिष्ट का अर्थ स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, कौन? आचार्य वामन। विशेषो गुणात्मा, यानी विशेष गुण का की चर्चा की गई है। अर्थात विशिष्ट का अर्थ है गुणों से युक्त होना। गुण की परिभाषा देते हुए वे फिर कहते हैं कि गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म हैं। कौन? आचार्य वामन, जिन्होंने देखिए ये परिभाषा दी, या उन्होंने इसका अर्थ ये लिया कि गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म हैं। उक्त सभी बातों का समावेश करते हुए रीति की परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है। शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। तो परिभाषा हमारी जो मुख्य निकल कर आती है वो देखिए क्या है कि काव्य के अंदर देखिए रीतियों का क्या महत्व है। तो यहाँ पे आचार्य वामन ने जो परिभाषा दी है वो है कि शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष, यानी शब्द के अर्थ को चमत्कार से युक्त कौन कर देता है, और वहाँ पे विशेष पद रचना को हम क्या कहेंगे, यानी कि रीति कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा पूछे जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। रीति का अर्थ यहाँ पे लिया गया है कि उस काव्य में वह काव्य यानी कि सभी गुणों से भरपूर है, परिपूर्ण है। वामन ने गुणों को दो भागों में बांटा है, यानी कि आचार्य वामन हैं, उन्होंने देखिए यानी कि गुणों को कितने भागों में बांटा है, यानी कि दो भागों में बांटा है। शब्द गुण और दूसरा होगा अर्थ गुण। शब्द गुण जिनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ गुण की तो देखिए जिनकी संख्या भी 10 होती है। तो यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि रीति क्या है, काव्य में रीतियों का क्या महत्व है, इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं, इसके भेद कितने हैं, परिभाषा क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अर्थ गुणों को शब्द गुणों से श्रेष्ठ माना गया, यानी कि शब्द गुणों को सबसे श्रेष्ठ काव्य में माना गया तथा इनके अंतर्गत रस, अलंकार आदि सभी काव्य तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। रीतियों के अंदर देखिए, चाहे अगर हम रसों की बात करें चाहे अलंकारों की बात करें, वो काव्य में एकदम समाविष्ट हो जाते हैं या सम्मिलित रहते हैं। और काव्य की देखिए जब पढ़ते हैं, सीखते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति आती है,
काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वो अलंकारों का महत्व या रीतियों का महत्व या रस का महत्व होता है। वामन के अनुसार रीति के भी देखिए 3 भेद होते हैं, यानी कि रीति के कितने भेद होते हैं पूछा जाता है, तो वहाँ पे साथियों ध्यान रखना आपको 3 होते हैं। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति, ये 3 जो रीतियाँ हैं उनके भेद हैं। वामन के अनुसार यहाँ पे देखिए आचार्य वामन हैं, उनके अनुसार उन्होंने 3 भेद बताए हैं। उनके अनुसार देखिए वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण विद्यमान होते हैं। जहाँ पे भी जिस काव्य में भी वैदर्भी रीति है वहाँ पे देखिए उसमें सभी काव्य गुण हैं उनका प्रयोग किया गया। देखिए काव्य क्या है, और उसमें देखिए हमने ये पढ़ा था कि जितने भी हमारे काव्य के अंदर गुणों का प्रयोग किया जाता है, रीतियों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी चर्चा अगर काव्य गुणों की करें, हमने देखिए काव्य गुण का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि काव्य में यानी कि गुण कितने होते हैं, गुण के 3 भेद होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और तीसरा होगा हमारा माधुर्य गुण। यहाँ पे देखिए जहाँ पर भी जिस भी काव्य में जहाँ पर भी वैदर्भी रीति होती है तो वहाँ पे देखिए काव्य के सभी जो गुण हैं, चाहे ओज गुण की बात करें, चाहे प्रसाद गुण की बात करें, चाहे माधुर्य गुण की बात करें, वो वैदर्भी रीति में विद्यमान होते हैं। अतः वह सबसे सर्वश्रेष्ठ रीति मानी गई है वैदर्भी रीति। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि गौड़ी रीति के अंदर देखिए कौन से यानी कि गुण होते हैं, तो वहाँ पे ओज और क्रांति नामक गुणों का समावेश होता है। एग्जाम के अंदर साथियों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मैं साथ के साथ ही जैसे प्रश्न एग्जाम में कैसे कैसे बनते हैं वो बता रहा हूँ कि वैदर्भी रीति के अंदर कौन कौन से गुण सम्मिलित किए गए हैं या आते हैं। हमारे आरपीएससी में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का जो तरीका है उनके अनुसार देखिए हम आपको बता रहे हैं कि वैदर्भी रीति में कौन से काव्य गुणों का समावेश होता है। तो साथियों सभी जो गुण हमारे होते हैं 3, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, तीनों के तीनों होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वैदर्भी रीति है वो सभी गुणों से परिपूर्ण होती है, सारे गुण सम्मिलित किए गए हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर रीति मानी गई है काव्य की तो वो हमारी वैदर्भी रीति है। तो यहाँ से प्रश्न आता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि गौड़ी रीति की बात करें तो वहाँ पे देखिए कौन सा गौड़ी रीति के अंदर कौन सा काव्य गुण होता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पे हमारा ओज गुण और यानी कि ओज और क्रांति नामक जो गुण हैं वो ही देखिए कौन कहाँ पे होते हैं गौड़ी रीति के अंदर हमारे, यानी कि 2 ही, जबकि गौड़ी रीति में ओज और क्रांति नामक गुणों का ही समावेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारी देखिए पांचाली जो रीति बची है तीसरी, उसमें कौन से गुणों का प्रयोग किया जाता है। पांचाली रीति में माधुर्य और शोकुमार्य इन 2 गुणों का समावेश होता है। तो यहाँ से तीनों जो हमारी रीतियाँ हैं उनमें कौन कौन से यानी काव्य गुणों का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में रीति से संबंधित प्रश्न आता है तो यहाँ से बिल्कुल पूछा जाएगा कि वैदर्भी रीति में कौन से गुण हैं, गौड़ी रीति में कौन से गुण हैं और पांचाली रीति में कौन से गुणों का समावेश होता है या उनसे परिपूर्ण होते हैं। तो आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना नाम दिया है, ये तो हम पढ़ रहे थे आचार्य वामन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आनंदवर्धन ने क्या अपनी राय दी है, उन्होंने क्या कहा है रीति के लिए। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना नाम दिया है। संगठना का अर्थ किया सम्यक घटना है, वे संगठना को संपूर्ण सौंदर्य का साधन मानते हैं। वामन की रीति अपने आप में एक स्वतंत्र अवधारणा है जबकि आनंदवर्धन की संगठना रस पर आश्रित है। अब एग्जाम में प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है कि आनंदवर्धन ने रीति को संगठना नाम दिया है, तो वो यहाँ से पूछ लेंगे कि रीति को संगठना नाम किसने दिया है, तो देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा आनंदवर्धन ने। और ये आनंदवर्धन ने ये रीति संगठन का नाम दिया, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है, आया हुआ एग्जाम में है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राजशेखर की। राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है। यहाँ वचन का आशय शब्द अथवा पद से है तथा विन्यास क्रम का अर्थ रचना से। आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है और इसके 3 भेद बताए, जो कि हमारे हिंदी विद्वान हैं उन्होंने या
उन्होंने देखिए आचार्य की अगर बात करें, हिंदी आचार्यों की बात करें, तो उन्होंने देखिए कुंतक ने कहा कि रीति है वो मार्ग शब्द का प्रयोग है। रीति के लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? जहाँ पे देखिए आचार्य वामन ने रीति का प्रयोग किया, उसी प्रकार से आनंदवर्धन ने या वहाँ पे संगठना नाम दिया। तो अलग अलग हमारे जो हिंदी विद्वानों हैं या हिंदी आचार्य, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। उसी प्रकार से हमारे आचार्य कुंतक, उन्होंने रीति के लिए देखिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया। इसके उन्होंने देखिए 3 भेद बताए हैं आचार्य कुंतक ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों यहाँ से प्रश्न, तो आप इस बात को हल्के में न लें। ध्यान रखना है कि कौन से हमारे विद्वान हैं, उनके द्वारा बात कही गई, उन्होंने क्या नाम दिया। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो देखिए हमारे लिए बहुत ही आरपीएससी में महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। तो आपको हल्के में नहीं लेना है। पूर्णतः से हमें बड़े लेवल की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, टीचर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हर एक छोटी से छोटी, यानी कि जो प्रश्न बनने का जो तरीका है उसको पार करते हुए आगे बढ़ना है। तो उन्होंने 3 भेद बताए हैं। पहला हमारा होगा सुकुमार मार्ग, दूसरा होगा विचित्र मार्ग और तीसरा हमारा होगा मध्य मार्ग। उन्होंने रीति विवेचन में कवि स्वभाव को प्रधानता दी। उनके अनुसार सुकुमार मार्ग में भाव एवं रस का नैसर्गिक संबंध बना रहता है, जबकि विचित्र मार्ग में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की अधिक महत्ता रहती है। आचार्य मर्मट ने देखे रीति को वृत्ति कहते हुए 3 प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख किया है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पे अपनी राय दी, उनका नाम, रीति का नाम है वो रखा, अपने विचार रखे। आचार्य मर्मट की अगर बात करें तो उन्होंने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो उन्होंने देखिए वृत्ति का शब्द का प्रयोग किया या नाम का प्रयोग किया। और उन्होंने देखिए इसके 3 जो भेद हैं वो बताए। उपनागरिकावर्ती, परुषावर्ती और कोमलावर्ती है वो, यानी कि उन्होंने नाम दिए। इन बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदी विद्वानों, उन्होंने अपने अपने राय, अपने अपने नाम रखे। लेकिन अंत में यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण नाम की बात करें तो रीति के लिए वो माने जाते हैं, जिनके नाम हैं वो एकदम सही माने गए, सभी सहमत हुए, वो थे हमारे आचार्य वामन। अलग अलग ये पूछ लेते हैं कि आचार्य मर्मट ने कौन सा नाम दिया, आचार्य कुंतक है उन्होंने कौन सा दिया, राजशेखर ने कौन सा दिया, आनंदवर्धन ने कौन सा दिया, और ये या आचार्य वामन ने कौन सा नाम दिया। तो यहाँ पे ये हम आपको बता रहे हैं कि ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आरपीएससी है वो कैसे भी प्रश्न है वो आपके पूछ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए मर्मट के अनुसार उन्होंने वर्ती, नियत, वर्ण, व्यापार को कहा जाता है। अब देखिए अग्नि पुराणकार ने 4 प्रकार की रीतियां मानी हैं। वो कौन सी है? देखिए हमारी वेदर्भी रीति, गोडी रीति, पांचाली रीति और लाटी। उन्होंने देखिए अग्नि पुराणकार ने उन्होंने चौथी और जो रीति बताई है उसका नाम था लाटी। उसने काव्य में गुणों को अलंकारों से अधिक महत्व दिया। अग्नि पुराणकारों ने कहा कि काव्य के अंदर देखिए अलंकारों से अधिक सबसे ज़्यादा महत्व किनका बताया? उन्होंने काव्य में गुण, यानी काव्य में गुणों को अलंकारों से अधिक महत्व बताया। उन्होंने काव्य में किसका, यानी कि काव्य में गुणों का अधिक महत्व बताया। अलंकारों से भी अधिक महत्व किसे बताया? गुणों को। हेमचंद्र के अनुसार गुणों से काव्य का उत्कर्ष होता है, जबकि दोषों से शब्दार्थ का अपकर्ष होता है। काव्य में गुणों का बहुत महत्व होता है, और जब काव्य के अंदर देखिए दोष हो जाते हैं तो वो काव्य को निरस कर देते हैं, जहाँ पे हमें एक आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो मर्मट के अनुसार क्या कहा गया? अग्नि पुराणकार ने कितने प्रकार की रीतियां मानी हैं? 4 मानी हैं। तो ये अलग अलग जिस भी विद्वान के बारे में पूछा जाए तो उसका वैसा ही हमें उत्तर देना है, यही हमें मुख्यतः ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आचार्य दंडी ने देखिए गुणों को ही रीति का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है। दंडी ने 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं यहाँ पे देखिए आचार्य दंडी ने कितने, यानी कि काव्य गुणों का उल्लेख किया। ये प्रश्न आरपीएससी 2018 में सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है। तो वहाँ पे हमारा जो उत्तर था वो आरपीएससी ने 10 माना था।
हिंदी साहित्य के अंदर बिल्कुल हिंद यहाँ से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग विद्वानों की जो राय है, कितने भेद बताए गए, वहीं से ही देखिए प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण देकर उसमें कौन सी रीति है, ये बिल्कुल प्रश्न सीधे ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जहाँ से टॉपिक में प्रश्न बनने की संभावना है वो हम साथ की साथ बता रहे हैं। बिल्कुल अभ्यास के लिए प्रश्न तो हम अलग से करवाएंगे ही, लेकिन जहाँ से टॉपिक में प्रश्न बने हुए हैं, पूछे गए प्रश्न थे एग्जाम में पहले, वो भी हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं। पहला हमारा होगा दंडी के अनुसार 10 काव्य गुण कौन से हैं, देखिए। सलेस, प्रसाद, क्षमता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, क्रांति और समाधि। ये यानी कि काव्य के 10 गुण हैं। ये किसने माने? आचार्य दंडी ने। ये हमें ध्यान रखना है। आचार्य वामन ने 2 प्रकार के गुण माने हैं। और वामन ने कितने गुण माने हैं? 2 प्रकार के। वो साथियों कौन से? देखिए, शब्द गुण और दूसरा हमारा होगा अर्थ गुण। शब्द गुणों का क्षेत्र केवल वर्ण योजना तक सीमित है, जबकि देखिए अर्थ गुण का मूलाधार अर्थ सौंदर्य पे। ये हम देखिए जैसे ही अलंकार पढ़ रहे थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए गुण हमारे हैं वो शब्द शब्द पे आधारित होंगे या अर्थ पे। सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो देखिए वहाँ पे अर्थ पे दिया गया है, क्योंकि वो यानी कि उसके भाव का बोध कराता है। मूलाधार यानी अर्थ सौंदर्य की शोभा बढ़ाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा गुण होगा वो अर्थ गुण होगा। अब यहाँ प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगा कि आचार्य वामन ने काव्य के कितने गुण माने हैं, तो वहाँ पे उन्होंने 2 गुण माने, शब्द गुण और दूसरा हमारा होगा अर्थ गुण। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है अर्थ गुण को, क्योंकि वो अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाता है। अर्थ सौंदर्य के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है? रस, अलंकार, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्वों का समावेश हो जाता है और काव्य की जो सौंदर्यता है वो बढ़ जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आचार्य वामन ने अर्थ गुण को महत्व दिया है। तो ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणों में भी 3 गुण माने गए। अब देखिए यहाँ पे गुणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 जो गुण माने गए हैं महत्वपूर्ण, वो उनकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। जो देखिए हमने अलग से देखे, इसका काव्य गुण का अलग से जो वीडियो है वो हमारा उपलब्ध है, उसमें आप इनकी डिटेल है पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो रीतियाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे रीतियों में देखिए इन काव्य गुणों का समावेश होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हम प्रकाश डाल रहे हैं कि ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है, ये इन रीतियों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे जो रीतियाँ हैं वो कितनी हैं, हमने चर्चा की थी कि हमारे वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और तीसरी जो हमारी रीति है वो है पांचाली रीति। अब देखिए ये इनका समावेश कहाँ पे होगा, इनकी पहचान क्या करेंगे, इनकी परिभाषा क्या है और कौन सी रीति में कौन से काव्य गुण का प्रयोग किया गया है, इनकी हम कैसे पहचान करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। पहली देखिए हमारी जो रीति है वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। जिस रचना को पढ़ते हैं और रचना पढ़ने के बाद जो हमारा हृदय है वो आनंद से द्रवित हो जाए, वहाँ पे कौन सा काव्य गुण होता है? माधुर्य गुण। अब वहाँ पे कौन सी रीति होगी ये ध्यान रखना, वैदर्भी रीति। क्योंकि देखिए वैदर्भी रीति है वो उसमें सभी गुण होते हैं, सभी गुणों का समावेश होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वहाँ पे मूल की बात करें तो मूल तो वहाँ पे देखिए माधुर्य गुण ही समावेश रहता है, किसमें? वैदर्भी रीति में। एग्जाम में प्रश्न ये वहाँ से यही पूछा जाएगा कि वैदर्भी रीति में कौन से गुणों का समावेश है, तो सारे गुण वैदर्भी रीति में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रीति हमारी मानी गई है वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना रहती है। अब देखिए यहाँ पे ट की जो लाइन है, हमारे जो व्यंजन है इसमें ट, ठ, ढ, ढ, ढ वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। वैदर्भी रीति के अंदर ट, ढ, ढ, ढ ये जो भी हमारा उदाहरण मिलेगा उसमें बिल्कुल भी ये वर्ण नहीं होगा। व्यंजन वर्ण की ये जो पंक्ति है, लाइन है, ये बिल्कुल पूरे उदाहरण में नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे हमारी ये पहचान है, ये ध्यान रखना है कि वैदर्भी रीति के में ट वर्ग है वो पूरा नहीं मिलेगा उदाहरण में। तो वहाँ पे कौन सी रीति होगी? हमारी वैदर्भी रीति होगी। ये पहचान है वैदर्भी रीति की। यह रीति श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों के लिए उपयुक्त मानी गई है।
इसमें शब्द योजना समास रहित होती है, यानी कि समासों का इसमें प्रयोग किया गया है, समास रहित होती है। जैसे देखिए, कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सनराम हृदय गुनी। इसमें कौन सी रीति है? तुलसीदास की रचना है, यानी कि रचना है। इसमें देखिए वैदर्भी रीति है, जिसमें ट वर्ग है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। और इसमें देखिए श्रृंगार करुण, यानी कि रीति के अंदर श्रृंगार करुण और कोमल रसों का इसमें प्रयोग किया गया है। गोडी रीति की अगर हम यहाँ पे बात करें, गोडी रीति कहाँ पे पाई जाती है, इसमें कौन से काव्य गुण हैं उनका प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे देखिए गोडी रीति ओज एवं क्रांति गुणों से संपन्न होती है तथा इसमें माधुर्य गुण का अभाव होता है। अब देखिए गोडी रीति वहाँ होगी जहाँ पे माधुर्य गुण नहीं होता है। माधुर्य गुण गोडी रीति में नहीं पाया जाता है, क्योंकि गोडी रीति के अंदर देखिए ओज एवं हमारा जो क्रांति गुण है वो ही रहता है। यह रीति रौद्र भयानक रसों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम है। कोई भी काव्य रचना पढ़ लेते हैं हमारे अंदर एक जोश, साहस और अपने मर मिटने की जो प्रबल इच्छा होती है, प्रबल इच्छा की अगर बात न करूं या मैं देश के लिए मिटने की बात करूं, कि कोई भी अगर मेरी मातृभूमि की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उसे क्या कर देंगे, यानी कि जिस प्रकार से हम हमारे देश के जो बहादुर जो सेना के जो जवान हैं, जो देखिए दिन रात दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, वहाँ पे कौन सा काव्य गुण होता है? ओज गुण। क्योंकि मातृभूमि के प्रति देखिए उनके हृदय में एक जोश की भावना रहती है और वो निरंतर उसकी सुरक्षा करते रहते हैं। तो वहाँ पे हमारी गोडी रीति होगी और इसमें माधुर्य गुण नहीं पाया जाता है। गोडी रीति में ये ध्यान रखना है। यह रीति रौद्र भयानक रसों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम है। इसमें भाषा सामासिक होती है, कठोर वर्णों की योजना की जाती है, कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुहु, विछुरित वही राजीव नयन हत लक्षण वाण। ये निराला की जो रचना है, पंक्तियां हैं, जहाँ पे देखिए यानी कि ये किससे, वो जो क्रांति से युक्त हैं, यहाँ पे माधुर्य गुण का अभाव है, जहाँ से यानी कि भयानक व रौद्र रसों का इस यानी कि में प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे गोडीय रीति होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी तीसरी जो अंतिम रीति है, उसमें देखिए माधुर्य अगर यहाँ पे अगर हम बात करें वैदर्भी रीति में कौन से काव्य गुणों का प्रयोग किया जाता है, गोडी में कौन सी है, और पांचाली में देखिए इस रीति में माधुर्य एवं सुकुमारी गुणों का यानी कि विधान रहता है। यानी कि पांचाली रीति के अंदर माधुर्य और सुकुमारी जो गुण हैं उनका प्रयोग किया जाता है या होता है। इसमें छोटे समासों वाली भाषा रहती है। यह मध्यम स्तर की रीति मानी गई है। यानी कि मध्यम स्तर की या छोटे समासों वाली भाषा कौन सी है, वो हमारी देखिए पांचाली रीति मानी गई है या इनकी पहचान है। इसमें माधुर्य और शोकुमारी गुणों का यानी कि वो विद्यमान रहते हैं इनके उदाहरणों में, तो वहाँ पे हमारी पांचाली रीति होगी। अब देखिए विजन वन बलरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह शौपन मगन अमल कोमल तरुणी जूही की कली। ये हमारी यानी कि रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जहाँ पे देखिए कौन सी रीति है, पांचाली रीति है। इसमें माधुर्य एवं सुकुमारी गुणों का विधान है। यहाँ पे छोटे समासों वाली भाषा का प्रयोग किया गया, इसलिए कौन सी रीति है, यहाँ पे पांचाली रीति है। ये थी हमारे सारी की सारी जो तीन जो रीतियाँ हैं, वो कौन सी रीतियाँ, इनकी परिभाषा, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वो भी देखिए हम बता रहे हैं साथ के साथ। और अलग अलग हमारे हिंदी विद्वानों या आचार्यों की जो राय है, उन्होंने रीति की क्या क्या रीतियों के नाम और उन्होंने इनके जो भेद हैं वो अपने अपने दिए हैं। अब देखिए वामन के उपरांत रीति संप्रदाय नामात्र को रह गया। शरीर को महत्व देकर आत्मा को महत्व न देने वाले रीति संप्रदाय का ह्रास वामन के उपरांत इसी कमजोरी के कारण हो गया। शब्दगत एवं अर्थगत गुणों की चर्चा करके वामन ने रीति संप्रदाय को महत्व बनाने में अपना विशेष योगदान यानी कि किया। इसमें दो मत नहीं है। यानी कि जो हमारे वामन हैं, आचार्य वामन की अगर हम बात करें, उन्होंने देखिए रीति संप्रदाय को यानी कि बहुत महत्व दिया। जिस प्रकार से देखिए शरीर में यानी कि
शरीर के अंदर देखिए आत्मा का जो महत्व है, और आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर का महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार से देखिए आचार्य वामन है, उन्होंने देखिए यानी कि पूरा का पूरा जो जोर है वो काव्य में यानी कि आत्म यानी कि इस पर दिया, रीति पे दिया उन्होंने। और उन्होंने देखिए चाहे अगर हम शब्दगत की बात करें चाहे अर्थगत की बात करें, उन्होंने देखिए इनमें उन सारे गुणों की चर्चा की। और उन्होंने देखिए अपना पूरा जो जीवन है वो यानी कि समर्पित कर दिया। लेकिन अब धीरे-धीरे देखिए रीतियों का जो महत्व है वो देखिए कम होता गया। तो ऐसे देखिए साथियों आपके यानी कि ये थी हमारी रीति से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे देखिए कैसे-कैसे यहाँ पे पहचान है, इनके जो नियम हैं वो आपको ध्यान रखना है। निरंतर आप इनका अध्ययन करते रहें तो आपका एक भी प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। जय हिंद।